आलोक आईएएस एकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज के जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सीरीज चल रही है उसमें से आर्टिकल नंबर 40 को पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के। ये मैं आपको बैक ओरिएंटेड आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपका प्री और नॉर्मल तरीके से मेंस कवर होगा। दोस्तों आर्टिकल जो 40 कहता है, देखने में तो बहुत छोटा सा अनुच्छेद लगता है। वो कहता है आर्टिकल 14 कि ग्राम पंचायतों का गठन होगा, ग्राम पंचायतों का निर्माण होगा। सिर्फ एक बात ये कहता है। फिर दूसरी बात कहता है कि ग्राम पंचायतों का निर्माण क्यों होगा या कैसे होगा। क्यों और कैसे पर ही हमारा ये पूरा आज का वीडियो निर्धारित होगा। कहते क्या है कि राज्य यानी सरकार, राज्य क्या करेगी, राज्य करेगी ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगी। ग्राम पंचायतों का संगठन का मतलब है उनका निर्माण करेगी। ग्राम पंचायतों का निर्माण क्यों करेगी, प्रश्न यहां आता है। दोस्तों हम जानते हैं कि जो भारत का डीपीएसपी है ये हमारे संविधान निर्माताओं की सोच को बताता है। ड्रीम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो है वो डीपीएसपी को कहा जाता है, या यूं कहें कि सरकारें डीपीएसपी को ही पूरा करने का प्रयास हमेशा करती हैं, क्योंकि यही संविधान के स्वप्न हैं और हम पूरे जीवन अपने स्वप्न हो या राष्ट्र के स्वप्न हो उन्हें पाने में समर्पित करते हैं। एक स्वप्न हमारे संविधान निर्माताओं का ये भी था, वो था स्वशासन, और दूसरा स्वप्न था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। महात्मा गांधी कहते थे कि स्वशासन का महत्व तभी है जब वो विकेंद्रीकृत हो। अगर स्वशासन विकेंद्रीकृत नहीं है तो वह विदेशी शासन से ज़्यादा अलग नहीं है। यानी अगर हम देखें कि जो ग्राम पंचायतों का गठन है वो गठन क्यों किया गया, स्वशासन के लिए, और दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण के लिए। यानी हमने क्या बात जानी, हमने दो बात जानी। स्वशासन में पहली बात क्या जानी, अगर इसको हम देखें कि स्वशासन में हमने जाना या जो ग्राम पंचायतों का गठन है, ग्राम पंचायतों का गठन, इसमें अगर हम देखें तो दो बात जाना। जो ऊपर है वही मैंने नीचे लिख दिया है, वो है स्वशासन, स्वशासन, और दूसरा है विकेंद्रीकरण। स्वशासन और विकेंद्रीकरण दो चीजें आती हैं। यानी अगर हम देखें कि ग्राम पंचायतों का गठन हमें दो, स्वशासन भारतीयों को महसूस हो, वो तभी महसूस होगा जब देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो। यानी महात्मा गांधी ने जो कहा था कि रियल स्वराज्य तब आएगा जब वो स्वराज्य ग्रामों तक पहुंचे, पहला। दूसरा, रियल स्वराज तब महसूस होगा जब उस स्वराज में ग्रामीण भागीदारी हो। यानी अगर हम देखें कि ग्राम पंचायतें जो हैं वो क्या कर रही हैं, जो स्वशासन है या जो स्वशासन है उसकी सहभागिता को बढ़ा रही हैं, सहभागिता को बढ़ा रही हैं। यानी प्रशासन में भागीदारी बढ़ रही है, किसकी, भारतीयों की। किसकी सहभागिता बढ़ रही है, भारतीयों की। भारतीयों की सहभागिता आपको स्वशासन में दिखाई देती है। दूसरी बात कहते हैं कि जो ग्राम पंचायतें हैं उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान की जाएंगी जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में, क्योंकि स्वायत्त शासन ही तो सरकार का लक्ष्य था। स्वतंत्रता के पूर्व ऑटोनोमस बॉडीज के रूप में गांवों को रखा जाए, जिससे कि जो शक्तियां हैं वो विकेंद्रीकृत हो सके और भारत को एक गांव के लेवल पर भी व्यक्ति को स्वतंत्रता महसूस हो सके। क्योंकि ब्रिटिश सत्ता से जब हम तुलना करते हैं कि भारतीय सत्ता कैसे अलग है, तो 1947 के पहले का जो भारत है और 1947 के जो बाद का भारत है, या ये कहें 26 जनवरी 1950 के बाद के भारत में जब हम चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूलाइज कर देते हैं, संवैधानिक रूप दे देते हैं, तो अंतर क्या आता है, अंतर आता है जो नीतियां हैं वो बनती कहाँ हैं। क्योंकि 1947 के पहले, 15 अगस्त 1947 के पहले नीतियां कहाँ बनती थी, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, और 1858 के पहले भारत की विषय में नीतियां कहाँ बनती थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया जाता था। यानी अगर हम देखें कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुए या अंग्रेजों ने इस देश पर अधिकार कर लिया, तो पहले एक कंपनी ने अधिकार किया।
और 1857 के विद्रोह तक उस कंपनी का शासन चलता रहा और भारत के विषय में नीतियां केवल वो कंपनियां बनाती रही। हमारे देश का दुर्भाग्य, 1857 में विद्रोह हुआ, हमारा स्वतंत्रता संघर्ष हुआ, भारतीयों ने एक ईमानदार प्रयास किया देश को आज़ादी दिलाने का, स्वतंत्र कराने का, लेकिन हम उसमें असफल रहे। ब्रिटिश सत्ता उसमें या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हो जाती है, लेकिन इंग्लैंड में एक मूवमेंट चलता है कि भारत की मलाई सबको खानी है। इसीलिए 1858 में भारत के विषय में जो नीतियां बनाने का कार्य हुआ वो ब्रिटिश की संसद करने लगी और वो 15 अगस्त 1947 के पूर्व तक करती रही। जब हम स्वतंत्र हुए तो भारत के संविधान निर्माताओं ने सोचा कि अब जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई है तो केवल ऊपरी लेवल पर ही ना हो, ग्रामीण परिवेश तक भी उस स्वतंत्रता का एहसास हो, लोगों के राजनीतिक निर्णय पे, लोगों के आर्थिक इम्प्लीमेंटेशन पर, आर्थिक निर्णयों पर भी डेमोक्रेसी की छाप होनी चाहिए, स्वतंत्रता की छाप होनी चाहिए, स्वशासन की छाप होनी चाहिए। इस तरह से आर्टिकल 40 भारतीय संविधान में ग्राम पंचायतों के निर्माण को लेकर के एक गहरी भूमिका है, एक गहरा चिंतन है और इसी वजह से ग्राम पंचायतों के निर्माण की बात की गई, जिससे कि हमें न केवल स्वशासन प्राप्त हो ऊपरी लेवल पर, बल्कि ग्रामीण लेवल पर भी स्वशासन प्राप्त हो, स्वशासन का एहसास हो तथा वह स्वशासन न केवल राजनीतिक स्वशासन हो बल्कि आर्थिक स्वशासन भी हो। यानी अब जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं उसका निर्णय भी गांव को करना है। यानी ग्राम पंचायतों का न केवल निर्माण किया जाए बल्कि उन्हें मजबूत किया जाए। और सौभाग्य से इस समय की ऐसी परंपराएं आ रही हैं, ऐसे नियम बन रहे हैं जिसमें अब निर्णय ग्राम प्रशासन करता है और वो अपने रिकमेंडेशंस को ऊपरी प्रशासन में भेजता है, सरकारों तक भेजता है तथा सरकार उसको बजट एलोकेट करती है। वो बजट सीधे ग्राम पंचायतों के पास आता है उनके खाते पर और उस पैसे का लोकल लेवल पर निर्माण होता है। इस तरह से हमने ग्राम पंचायतों का निर्माण करके न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान की गांवों को, न केवल राजनीतिक भागीदारी बढ़ाई, बल्कि हमने उसमें उनको आर्थिक स्वतंत्रता भी प्रदान किया, जिसके माध्यम से वो गाँव के विकास में अपनी जरूरतों के अनुरूप धन का उपयोग कर सकें। तो आर्थिक और राजनीतिक डेमोक्रेसी को हमने आर्टिकल 44 में ग्राम पंचायतों के निर्माण से मजबूत करने का प्रयास किया। दोस्तों, आज मैंने संक्षेप में आर्टिकल 40 को समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद।